कांग्रेस का प्रदर्शन, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने ट्रेड डील के खिलाफ काफी प्रदर्शन किया। काफी देर तक देखा गया किस तरीके से टी शर्ट उतारकर शांतिपूर्ण तरीके से जो है कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था और उनकी टी शर्ट पर लिखा था कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इस तरीके के नारे भी लगातार सुनाई दिए और कई देर तक, मतलब काफी देर तक जो यूथ कांग्रेस से प्रदर्शन करता रहा, जिसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और वहीं विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। सत्ता पक्ष को कहना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये नेपाल से जो है नेपाल से प्रेरित होकर जेनजी आंदोलन जिस तरीके से किया गया था उस तरीके से प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के खिलाफ है विपक्ष का ये कहना है कि जो प्रदर्शन था काफी शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को कोई चोट नहीं पहुंची, हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाया था, लेकिन सत्ता पक्ष को इससे भी परेशानी थी। इसको लेकर हम लगातार बात कर ही रहे हैं और आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस बीच और भी कई खबरें हैं, चाहे वो SIR से जुड़ी हो, चाहे वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हो, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम राजीव जी इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा पूरे हफ्ते चर्चा में रहा। AI समिट में जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट को प्रदर्शित किया और उसके बाद उनकी सफाई भी आती है उस चीज को लेकर, तब तक जो है किरकिरी हो चुकी थी भारत की और सफाई आना काफी नहीं था। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया और AI वो आप बता रही हैं रोबोट डॉग को लेकर जितनी किरकिरी हुई भारत की, लेकिन यहाँ जब यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया और वो भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से टॉपलेस होकर उन्होंने, और उस टी शर्ट पर लिखा था कि मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, लेकिन ये मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड जो है ये शब्द पसंद नहीं आया शायद इन लोगों को, ये सेंटेंस पसंद नहीं आया सत्ता पक्ष को। और उसके बाद आपने देखा कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ यूथ कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और खासकर बीजेपी के कई नेता बाहर निकल के आए, उनके प्रवक्ता बाहर निकल के आए। उन लोगों ने बयान ये दिया कि इसके पीछे गहरी साजिश है और इस साजिश के कर्ता धर्ता राहुल गांधी हैं, यानी राहुल गांधी ने ही ये साजिश रची है। उनके घर पर प्रोटेस्ट किया गया उसी शाम को, आपने ये भी देखा। तो बहुत कुछ, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आखिर क्यों ये प्रोटेस्ट, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों? इसलिए क्योंकि ट्रेड डील का मामला था, अमेरिका का मामला, उस पर भी चलेंगे, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब वहां भी परेशानी ये हो रही है कि वो 15% कर दिए ट्रंप साहब, पहले कल 10% किया, 10 से अब 15% पे आ गए। तो बहुत कुछ है और इन चीज़ों को अगर तार जोड़ने की, डॉट्स जोड़ने की कोशिश कीजिए तो आपको एक दूसरी लाइन, एक दूसरी तस्वीर बन के आती है। और उस तस्वीर में साफ दिखाई देता है कि नरेंद्र मोदी सचमुच कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनके ऊपर कोई प्रेशर है और उस प्रेशर के कारण वो लगातार नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। और इसी बात को यहां पर कहने, और यूथ कांग्रेस के नेता अगर जाते हैं तो इसको जेनजी आंदोलन से, अभी आप बता रहे थे नेपाल के आंदोलन से क्यों जोड़ा जाता है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ, हमने देखा अभी अभी चुनाव खत्म हुआ, तो ये सब हुआ। लेकिन यहां की सरकार क्यों डर रही है? यहां की सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि उनको लगता है कि कहीं यहां के यूथ, यहां के युवा न बाहर निकल के आ जाएं और उसके कारण कहीं वो परेशानी, यानी सत्ता पक्ष जो है परेशानी में न घिर जाए। तो ऐसे में जो यूथ कांग्रेस का जो प्रोटेस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां से कांग्रेस की एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। कांग्रेस को आज की तारीख में आप देख लीजिए अगर पूरे देश में, तो दो तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। एक तस्वीर जिसमें कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं और एक तस्वीर जहां पर बीजेपी के फॉलोअर्स हैं। बीजेपी के फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा, इसलिए बीजेपी की सरकार बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस चाहती है उसमें से कुछ फॉलोअर्स टूट के इधर आए और ऐसे आंदोलनों की जरूरत है। अगर ऐसे आंदोलन होंगे तभी तो वो होगा, तभी तो यूथ आएंगे, युवा आएंगे इधर। युवाओं का आंदोलन इस देश में हमेशा उसकी तब जरूरत हुई है जब किसी एक गहरी साजिश का शिकार अगर देश हुआ है और उस देश को उस साजिश से बाहर निकालने की कोशिश हुई है। और दूसरा ये भी कि जब सत्ता पक्ष, जो सत्ता, साजिश तो अलग चीज है, लेकिन साथ साथ जो सत्ता पक्ष है उस सत्ता पक्ष के खिलाफ भी अगर माहौल क्रिएट करना है, उसके खिलाफ माहौल क्रिएट करना है, तो युवाओं को अपने पाले में लेना होगा। और युवाओं को पाले में लेने के लिए जब तक युवा बाहर निकल के नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। और ऐसे में यहां पर ये जो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन नरेंद्र मोदी की सरकार को गले में अटका हुआ नजर आता है, क्योंकि ये प्रदर्शन इस ढंग का है। देखिए 11-12 युवा थे, ज्यादा नहीं थे, वो गए प्रदर्शन किए, चुपचाप चल के आ जाते और कोई दिखाता भी नहीं। लेकिन अब सब तरफ चर्चा यही है कि यहां पर देश के खिलाफ साजिश रची गई। भाई देश के खिलाफ क्या साजिश रची गई? इन लोगों ने देश की किरकिरी क्या कराई? यही कि वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन अगर हुआ है तो कहां नहीं होता है।
जिनेवा में हुआ विरोध प्रदर्शन WTO की बैठक में, उसके दौरान G20 की बैठक के दौरान विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन और भी दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे हम लोग देखते आए हैं, होता रहता है। महिलाएं भी टॉपलेस होकर चली जाती हैं, तो ये सब कुछ होता रहता है। जापान में मैं गया हुआ था, उस समय जापान में वहां विरोध प्रदर्शन चल रहा था प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने। तो ये सब चलता है, लेकिन ये सब एक आपका अपना मौलिक अधिकार है। विरोध करना मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। लेकिन यह कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन जो है इस ढंग का नहीं करना है। इनके खिलाफ जो 4 युवा हैं, युवक कांग्रेस के नेता, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। वो अब जेल में हैं, 5 दिन के रिमांड पे हैं। उनका नाम भी अगर कहें तो उस पे हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये नाम जी बिल्कुल, स्क्रीन पे साफ साफ देखा जा सकता है कि युवा बिहार से युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कृष्णा हरि का भी नाम इसमें है, और वहीं दूसरे हैं बिहार से युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुंदन यादव, तीसरे हैं उत्तर प्रदेश से युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार, और चौथे हैं तेलंगाना से नरसिम्हा यादव। तो ये 4 लोग हैं जिनके खिलाफ जो है रिमांड को, इन 4 लोगों को रिमांड पर 5 दिन की रिमांड पे 5 दिन की रिमांड पर इन लोगों को भेजा गया है। और ये बहुत बड़ा कदम है। कहीं ना कहीं ये जो लोग थे वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे, और ये उनका हक था, ये उनका अधिकार था, क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना विरोध जता रहे थे। ये बहुत बड़ा मामला है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस नेता हो, चाहे वो सपा के नेता हो। लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है अपना विरोध दर्ज कराने का, तो हमें क्यों रोका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये उनका अधिकार है, उनको क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि उनको अगर रोका जा रहा है, ये युवाओं की बात है, लेकिन रोका तो और लोगों को भी जा रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद को भी रोका जा रहा है, वो भी विरोध प्रदर्शन के लिए ही जा रहे थे, और उनको भी हम देख रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि हमें देखा था कि किस तरीके से माघ मेले में वो स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है, और उसके बाद जो है सरकार के बीच और उनके बीच लगातार टकराव की खबरें चली आ रही थी। लगातार वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां पे ठीक है छोड़ दिया, वापस आ गए, वो बिना स्नान के लौट आए थे। लेकिन उसके बाद उनका कहना यही था कि हम वो चाहते हैं कि वो जाएं स्नान के लिए, उनसे माफी मांगी जाए, इस तरीके के बयान आए थे। लेकिन अब जब ये मामला शांत हो गया था, वो लखनऊ कूच करने के लिए जाने वाले थे। ये खबर जैसे ही सामने आती है, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाती है। अभी तक तो सिर्फ आदेश दिए गए थे FIR के, लेकिन अब FIR दर्ज हो चुकी है। ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि लगातार सरकार के बीच और जिस तरीके से इनके बीच टकराव देखा जा रहा है, उसके बीच में ऐसा ये मामला सामने आना कि FIR दर्ज कराई गई है, तो इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और अभी मुक्तेश्वरानंद का जिक्र यहाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि वो भी एक विरोध प्रदर्शन के हिसाब से ही लखनऊ जाने वाले थे। उससे पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को अगर अब कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत उनको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया, अब हो सकता है कि गिरफ्तार हो जाए, उनको जमानत मिल जाए तो गिरफ्तार ना हो, ये भी हो सकता है। क्या होगा आगे नहीं पता, लेकिन यहाँ भी विरोध की बात है। प्रयागराज में इनके खिलाफ वहाँ FIR दर्ज कराई गई है, लेकिन प्रयागराज में इसलिए क्यों कराई गई, क्योंकि ये भी ढूंढा जा रहा था कि कहाँ कराई जाए। प्रयागराज चूंकि गए थे माघ मेले में, इसलिए वहाँ प्रयागराज में कराया जा रहा है। अब ये विरोध के स्वर इनके और मजबूत ना हो, तीखे ना हो, इसलिए इनको चुप कराने। तो ये जो चुप कराने की बात है आंचल, वही चुप कराने वाली बात यूथ कांग्रेस के साथ भी लागू हो रही है, वही चुप कराने वाली बात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ हो रही है। तो जो भी सरकार सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा किया जाएगा ताकि आप चुप हो जाएं। आपकी चुप्पी इनके लिए बेहतर दवा की तरह काम आती है, ये सत्ता पक्ष को दिखाई देता है। लेकिन कब तक? चूंकि मौलिक अधिकार आपका है, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो मौलिक अधिकार पर अगर हनन उसका होगा तो कहीं ना कहीं आवाज उठेगी। आज आप कब तक स्क्वीज करते रहेंगे, कब तक दबाते रहेंगे? क्योंकि आपने देखा है कि जब जब हम लोगों ने अलग अलग ढंग से दबाने की कोशिश, एक बलून को जिसमें हवा भरी हुई है, उसको अगर आप दबाइए तो वो बलून फूट जाती है। आखिर हवा को बाहर निकलना है, उसके लिए जो जगह है, तो उसी ढंग से इंसान भी है, इंसान को भी दबाने की कब तक आप कोशिश करेंगे? और यहाँ पर जब सत्ता और विपक्ष की बात हो, जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात हो, तो बात तो कुछ और दिखाई देती है, जिसमें साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, उन नेताओं को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर वार और भी तगड़ा होगा, और ये तगड़ा वार दिखाई दे रहा है। इसको धीरे धीरे आप अगर इस चैप्टर्स बदलते जाइए, हम इस प्रोग्राम में वही करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो देखिए कैसे हो रहा है। अमेरिका से ट्रेड डील,
अमेरिका के ट्रेड डील में अमेरिका के साथ आपने आनन फानन में ट्रेड डील साइन कर ली। ट्रेड डील साइन करने के बाद जो 50% आपके पास वो था रेसिप्रोकल टैरिफ, उस में से 25% आप रूस से सामान लेते थे, तेल लेते थे। वो शर्त रखी गई कि रूस से आप तेल नहीं खरीदेंगे। दूसरी शर्त ये रखी गई कि आप अगर रूस से तेल खरीदेंगे और हम एक टीम बनाएंगे, गठित करेंगे कमीशन, और वो कमीशन अगर रिपोर्ट देता है कि आपने तेल खरीदा है वहां से या कुछ ऐसी खरीदी की है, तो आपके ऊपर 25% और लगा दिया जाएगा। तो 25% वो हटाया गया, 25% की जगह 18% किया गया। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अमेरिका का उसने कह दिया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच थी, 9 जजेस, उसकी बेंच में से 6-3 से यहाँ चुनाव वो इस पूरे केस को हार जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आता है कि आपने जितना ये लगाया है जिन जिन देशों के ऊपर, ये अवैध है। ये सब कुछ हमारे तमाम दर्शक जानते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन नया ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 10% की जगह 10% लगाया परसों रात को, कल रात को 15% लगा दिया। अब ये 15% लगाने का मतलब है कि अपने यहाँ 15% ही नहीं रहेगा, 15 + 3.4% यानी 18.4% गए थे। अब 18% की बात हो रही थी, अब 18.4% हो गया, मतलब 0.4% ज़्यादा हो गया। और इस पे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बहुत शानदार ट्वीट किया है, उस ट्वीट को भी देख सकते हैं हम। और उसमें वो कह रहे हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। बिल्कुल, पवन खेड़ा ने लिखा है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इसमें इन्होंने बताया, देखिए इसमें इन्होंने बताया 15 + 3.4% ये एवरेज MFN जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट जो होता है वो है ये, यानी यहाँ 18.4% हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑल पेन, जो सबसे ऊपर पहली लाइन देखिए, ऑल पेन नो गेन, पूरा कष्ट तो लिए लेकिन गेन कुछ भी नहीं मिला, दर्द ही दर्द है और मिला कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे, और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। गए आप कुछ और करने के लिए रेस्तरां में और गिलास तोड़ के आया, उसका भी पैसा दे के आए। ये पुरानी कहावत है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी पूरा गंवा के। बिहार में एक कहावत और भी है, हालांकि थोड़ा वो जातिवादी कहावत है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ कि जात भी गंवाए और भात भी नहीं खाए। यानी आप कहीं गए हैं कुछ जगह पे, जब पंडित जो होते हैं वो हर जगह अपने जजमान के यहाँ चावल नहीं खाते हैं, उबला हुआ उस जो चावल होता है वो नहीं खाते हैं। वो पूड़ी खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, लेकिन चावल जैसी चीज़ें नहीं खाएंगे। लेकिन अगर वो खा लिए तो कहते हैं कि जात भी गंवा दिए और भात। अगर आपने जात गंवा दी तो फिर भात क्यों नहीं खाए? वही बात है, यहाँ खाए पिए कुछ नहीं और गिलास तोड़े 12 आना के, जाके खाना पीना खा लेते, आराम से रहते। यानी साफ है कि यहाँ पर बेइज्जती हो रही है। और मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड की जो बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है वो यहां साबित होते हुए दिखाई दे रही है ये बात, और यही बात यहां पवन खेड़ा कह रहे हैं। तो देखिए कितनी कनेक्टिविटी है इस प्रोटेस्ट से, कि अगर आप अमेरिका के साथ भी अगर आप कुछ कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट यहां क्यों नहीं हो? क्योंकि अमेरिका के साथ डीलिंग में यहां के किसानों के ऊपर आफत है, यहां के जो MNCs में काम करने वाले या मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर आफत है। फैक्ट्रियां काफी बंद हो जाएंगी, कई फैक्ट्रियां बंद हो गई जब 50% का टैरिफ लगाया गया। और उसके बाद अब अभी भी 18% से 18.4%। हालांकि ये भी नहीं टिकेगा। डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर हार माननी पड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप को अपने सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। ये अच्छी बात है आंचल कि वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत मजबूती के साथ अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़ा है। और ये हमारे यहाँ के जो न्यायपालिकाएं हैं उनको सबक लेनी चाहिए कि जो दुनिया का एक सबसे पुराना लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, और 250 साल पुराना लोकतंत्र है अमेरिका का। हमारा लोकतंत्र तो अभी पैदा हुआ है 1947 के बाद। तो हमारे लोकतंत्र उसके लोकतंत्र में फ़र्क ये है कि वहाँ की न्यायपालिकाएं ये नहीं देख रही हैं कि वहाँ पर सरकार किसकी है, हम किसके द्वारा अपॉइंटेड हैं। वहाँ की न्यायपालिकाएं कानून के चैप्टर्स को खोल के देख रही हैं कि ये सही है या गलत है। वहां के राष्ट्रपति को यह हक है या नहीं है कि किसी के ऊपर जब मर्जी आज सो के उठे, जगे नहीं जी चलो आज मोदी को गाली देनी है, गाली दे दिए। कल सो के उठे, नहीं जी मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये कह दिए, आई लव मोदी और मोदी लव्स मी। ऐसे कहने से नहीं होता है। ये साफ साफ है कि आप अगर राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए हैं, आप अगर प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, तो आपको संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा, पालन करना होगा। वो अगर नहीं कर रहे हैं, ये बात मोदी जी को भी समझनी होगी, ये बात ट्रंप साहब को भी समझनी होगी, लेकिन ये बात यहां दोनों को समझ में नहीं आती है। इसलिए ट्रंप साहब मनमानी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ट्रंप के द्वारा कहे गए काम जिस ढंग से वो कह रहे हैं वैसे चल रहे हैं। आपने देख लिया ऑपरेशन इसमें सिंदूर में,
और इसी में जो ये जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील की घोषणा किसने की? हमारे देश ने घोषणा की? नहीं, ट्रेड डील की घोषणा भी वहां से की गई है, अमेरिका से की गई है। तो जब आप यहाँ के जो राजदूत हैं सर्जियो गोर, उन्होंने की सबसे पहले घोषणा, अमेरिकन राजदूत जो यहाँ दिल्ली में है। तो इसलिए यहाँ ये सब समझना पड़ेगा कि आखिर हमारा देश कहाँ है। हम किसी के हाथ की कठपुतली कभी नहीं थे। आज क्यों कठपुतली हो रहे हैं, क्यों बन गए हैं? और इसमें ये प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझना जरूरी है। फिर दोबारा मैं आऊँगा वहीं यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट पे, इसलिए क्योंकि यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट जो है उसको लेकर बीजेपी आखिर क्यों इतना परेशान है, इसलिए इसके अलग अलग डॉट्स को मिलाने की जरूरत है। और अगर ये प्रोटेस्ट आज होता है, देखिए यूथ कांग्रेस के जो वकील हैं उन्होंने कल एक बहुत अच्छी बात कही वहां पर कोर्ट में, जब रिमांड मांग रही थी पुलिस इन लोगों की, तो उसका विरोध करते हुए यहां इनके वकील ने कहा साफ साफ कि मिलॉर्ड, अगर आप इन लोगों को रिमांड पे दे देते हैं, इनको जेल भेज देते हैं, अभी पहले रिमांड फिर जेल, अगर ऐसा करते हैं तो विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ आप एक यहां पर नई परिपाटी का चलन आप कर देंगे, जिसमें यह होगा कि चाहे अगर कोई सांसद संसद के अंदर भी विरोध प्रदर्शन करे तो उसको आप जेल में डाल देंगे, उसको आप गिरफ्तार कर लेंगे। यह सही नहीं है। इसलिए आपको हम इस प्रोटेस्ट का यहाँ पर समर्थन करते हैं और इन लोगों को आप छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, इनके वकीलों ने नहीं छोड़ा अलग चीज़ है, और इनको भेज दिया। अभी देश में जो चल रहा है आप जानते। वही फिर मैं जुडिशरी पे आता हूँ। फिर हमारी जुडिशरी को वहाँ की जुडिशरी से देखना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा कि हमारे यहाँ कोई 5 साल से जेल में बंद है और उसको अगली फिर से एप्लीकेशन के लिए, जमानत की एप्लीकेशन के लिए उसको 1 साल का इंतजार करना है। आखिर क्यों? बात मैं उमर खालिद की कर रहा हूं। आखिर इस ढंग से 2 जजों की बेंच और एक उमर खालिद को उसी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं वापस लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जज साहिबा बेला त्रिवेदी के उसमें जाता है केस, उनके कोर्ट में जाता है और सुनती नहीं है। फाइनली वो वापस ले आते हैं, चले जाते हैं लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में उनको जमानत नहीं मिलती। हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट में जमानत नहीं मिलती, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो ये जो जुडिशरी में जो चल रहा है, जो साइकिल चल रही है, उस साइकिल में भी ब्रेक की जरूरत है। इसलिए क्योंकि यहाँ अब इस देश में मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात रख रहा हूँ। हो सकता है कि जुडिशरी के लोग अगर सुने तो उनको मेरी बात अच्छी न लगे, लेकिन इसलिए ईमानदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ और बहुत हिम्मत करके ये बात रख रहा हूँ कि एक पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने का सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बचा सकता है तो वो जुडिशरी है। और जुडिशरी में अगर कहीं ना कहीं छेद हो जाए तो दिक्कत है। फिर देश कैसे बचेगा? फिर देश नॉर्थ कोरिया बन जाएगा आंचल। इसलिए यहां जरूरी है कि ऐसे प्रोटेस्ट को भी समर्थन देना चाहिए। और चाहे वो अभिमुक्तेश्वरानंद अगर गलत हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप है, पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर है, तो वो कह रहे हैं जांच कीजिए और बिल्कुल फटाफट जांच कीजिए। हम मेरे खिलाफ अगर कुछ भी होता है तो मैं तैयार हूं। तो चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, राहुल गांधी को लेकर आप कह रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है राजीव जी कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, अभी तक उन पर कोई इस तरीके के आरोप नहीं थे, लेकिन जैसे उन्होंने कूच का ऐलान कर दिया कि वो लखनऊ जाने वाले हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं, जो दोनों के बीच टकराव देखा जा रहा है, उसके बाद अचानक ये मामला निकलकर सामने आता है, एफआईआर दर्ज कराई जाती है उनके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि ये क्यों, उनको रोकने के लिए, क्या उनको दबाने के लिए? उनकी बिल्कुल बिल्कुल आवाज को, ये तो आपकी आवाज को, हमारी आवाज को, हम अगर सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, हम सत्ता के खिलाफ क्या हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो उनको क्यों परेशानी होती है? हमारा काम है खिलाफ बोलना, हमारा काम है इनको आईना दिखाना, ये हमारा आपका काम है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद समाज के, हिंदू समाज के शंकराचार्य माने जाते हैं। वो शंकराचार्य हैं, उस पद पे हैं। वो अपने समाज के लिए, हिंदुओं के उत्थान के लिए क्या करेंगे, उनका काम है। और उसमें अगर उसमें भी क्या, हिंदुओं में भी आप बंटवारा करके रखे हुए हो, ये हमारा शंकराचार्य, ये तुम्हारा शंकराचार्य है, इस ढंग से करेंगे? 4 कुल जमात 4 शंकराचार्य हैं। और हिंदू धर्म के, जिसको आज सनातन का नाम दिया जा रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, चूंकि हमारा संविधान किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता। हमारा संविधान जो है सर्वधर्म समभाव की बात करता है। हर धर्म के लिए एक ही समान भाव, समान विचार, इसकी बात करता है। और इसीलिए यहाँ पर चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हैं, सबको समान जगह, समान अधिकार देने की बात करता है। ये नहीं कहता है कि अगर रिक्शे से आप जाओ, कोई मियाँ मिले तो उसको 5 की जगह 4 रुपए देना।
ये संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ अगर मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश के लोगों से ये अपील करता है तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। और इस बात पे अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका आती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं चुनाव के समय आप लोग आ जाते हैं ऐसी बकवास चीजें लेकर, जाइए हाई कोर्ट में जाइए, तो इससे दुखद और कुछ नहीं होगा। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की यहां पर अवमानना हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर अगर सत्ता पक्ष को ऐसी चीजें पसंद नहीं हैं तो फिर आप किस ढंग से सरकार चलाओगे? आज न कल आप कुर्सी से हटा दिए जाओगे, ये तय मानिए, हटा दिए जाओगे। ये देश जो है, ये देश बहुत ही लिबरल रहा है। अंग्रेजों के जमाने से नहीं, मैं मुगलों के जमाने से कह रहा हूं। मुगल काल, आज से 800 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 900 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस समय भी लिबरल था। ये जो कहानियां गढ़ी जाती हैं कि मुसलमान ऐसे मुसलमान वैसे, अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखिए आप, एक बंदा जा रहा है स्कूटी से, स्कूटर या बाइक से, जिससे भी 3 मुसलमान जा रहे होते हैं, उतर के आता है, उसको पहले उनको छेड़ता है, उसके बाद मारना शुरू कर देता है। लगभग 500 मीटर तक मार मार के लेके जाता है, भगाता रहता है। सोशल मीडिया पे ऐसे विजुअल्स चल रहे हैं, ये दुखदाई हैं। लिंचिंग कर रहे हैं आप। एक तरफ आप लिंचिंग की शुरुआत आपकी जब से आप सत्ता पे आए हैं तब से हो गई। अखलाक को हमने देख लिया, उसके घर से कुछ नहीं मिला। आपने कह दिया गौमांस रखा हुआ था, कुछ नहीं था। एक नहीं 3-3 लैब में आपने जांच करवा लिया, उसकी जान चली गई, उसके परिवार का लालन पालन कौन करेगा? और अब आप कहते हैं कि उस केस को बंद कर दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस केस को बंद करने के लिए वहां एप्लीकेशन दिया था। पुरानी बात हो गई, महीने भर पुरानी बात, लेकिन यहां पर इन सबको संदर्भों में जोड़ना जरूरी है आंचल। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं कि आप मॉब लिंच तैयार करते हैं, लिंच मॉब तैयार कर रहे हैं एक तरफ से, और दूसरी तरफ से आप राहुल गांधी के खिलाफ जिस ढंग से बयान दे रहे हैं। किरण रिजिजू ने जो बयान दिया, जरा सुन लेते, सुनवा दीजिए बयान को। जी बिल्कुल, किरण रिजिजू का बड़ा बयान सामने आया, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रदर्शन की जिस तरीके से लगातार बात कर रहे हैं, जो एआई समिट में प्रदर्शन हुआ उसकी काफी चर्चा हो रही है, और इसके बाद हम बात करेंगे जो 9 राज्यों की एसआईआर के बाद लिस्ट जारी की गई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कि किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है। सब जगह प्रशंसा हो रही थी और विश्व के बहुत प्रमुख देशों का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट, बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी, और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। हमने सुबह उठकर के ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार, सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफी मांगेंगे। तो सुबह जब हमने देखा माफी मांगने का जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। जब देश हित में कोई भी काम होता है उसमें सरकार किसी का भी हो, इसमें राजनीति नहीं होती है। और जब देश का प्रतिनिधि करता है उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन में या किसी भी देश में जब कोई भी किसी भी दल के हो, किसी भी वर्ग के, जब भारत के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो देश को ले जाते हैं और देश के लिए बोलते हैं। उसमें कोई आपस में तू मैं करने का कोई जगह नहीं होते हैं। लेकिन
कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का हताशा, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लोगों को भरोसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब ये देश का खिलाफ बन गए हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले अगर भारतीय जनता पार्टी को अटैक करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये लोकतंत्र में ठीक बात है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है, हम मान सकते हैं। थोड़ा भाषा का मर्यादा रखें, और सरकार के नीति के खिलाफ भी अगर कुछ बोलते हैं तो वो बोलने का आजादी है। संसद में हो या संसद के बाहर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना है, कर सकते हैं। ये तो लोकतंत्र में सबके लिए ये आजादी प्राप्त है, संविधान में प्रावधान है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप देश के खिलाफ कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? और ये पहली बार इस स्तर में ग्लोबल एआई समिट, मोदी जी का सोच विचार आप दुनिया का सामने में आया है कि मोदी जी सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए सोचते हैं, ये मानने लगा है। कई विश्व के नेता ने जो तारीफ किया है भारत देश का, सॉरी पानी लेते हो, आपने देखा होगा, तो सुना आपने कि किस तरीके से किरेन रिजिजू ने जो यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत ठहराया है, और इनके हाव भाव साफ दिखाई दे रहे हैं किस तरीके से बीजेपी बौखलाई हुई है। वहीं इनके चेहरे पे भी साफ साफ परेशानी दिखाई दे रही है कि किस तरीके से वो डर में है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नेपाल में हो चाहे बांग्लादेश में छात्रों ने आंदोलन किया, जेनजीज ने आंदोलन किया, और उसके बाद सत्ता में परिवर्तन देखा गया, जिससे मोदी सरकार घबराई हुई है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है जेनजी से मुलाकात कर रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जेनजी से मुलाकात कर रहे हैं, उनको आगे आने के लिए कह रहे हैं, जिससे मोदी सरकार काफी ज्यादा घबराई हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि जो यूथ कांग्रेस ने अब प्रदर्शन किया है उससे मोदी सरकार बुरी तरह से हिल गई, उसमें खलबली मच गई। और इसके बाद बीजेपी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। उसके बाद काफी तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आई, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे कहीं और की बात की जाए, अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई। राहुल गांधी के घर का घेराव किया गया, उनके बाहर, घर के बाहर जो है प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, क्योंकि इस दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बीजेपी पर कई सारे सवाल खड़े हैं, और किरेन रिजिजू के हाव भाव को आपने देख लिया, अभी आप कह भी रही थी, हाव भाव से साफ नजर आ रहा है कि कितनी घबराई हुई है। और सरकार, सत्ता पक्ष, और चूंकि ये संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी संसद सुचारू रूप से चलवाने की भी है, क्योंकि वहाँ तो ठीक है लोकसभा में वहाँ ओम बिरला साहब हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी जिम्मेदारी भी है कि सुचारू रूप से चले संसद। लेकिन संसद से लेकर बाहर तक इन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि संसद के अंदर राहुल गांधी जो कर देंगे। राहुल गांधी ने किताब दिखा दी, किताब के बाद उन्होंने चीन के साथ वाली जो रिलेशन है उसको बता दिया, और भी बहुत कुछ हो गया, हम लोगों ने देखा उस दौरान। और अभी 9 तारीख से फिर शुरुआत होगी, 9 मार्च से, होली के बाद जब संसद में, तो तब भी और बवाल मचना है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जिस ढंग से यहां पर एक्टिवली सत्ता पक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जेनजी इनसे मिल रहे हैं, किसान इनसे मिल रहे हैं, आदिवासी मिल रहे हैं, महिलाएं आके मिल रही हैं, सब अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं राहुल गांधी से। जन संसद चला रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने नाम भी लिखा है जन संसद, और उसमें लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ नजर आ रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष कुछ ऐसे काम में लगा हुआ है जो सत्ता पक्ष को हिला सकता है, और इसलिए यहां सबसे ज्यादा परेशानी है इन में है सरकार, और सबसे ज्यादा परेशान उनके हाव भाव से नजर आ रहा है कि ये। और देखिए कितने, ये जो विजुअल्स हमारे दूसरे साइड में हम लोग देख रहे हैं, 11-12 लोग हैं, ज्यादा नहीं है युवा, और क्या कर रहे हैं, टी शर्ट उतार के, इस टी शर्ट पे मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड लिखा हुआ, इस टी शर्ट में फोटो है मोदी और इनकी डोनाल्ड ट्रंप की, इस तस्वीर के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। यही किया इन्होंने। यहां पर क्या ऐसा कर दिया कि इन लोगों ने देश की छवि का सत्यानाश कर दिया हो, देश की छवि बिगाड़ दी हो? अगर ऐसा लगता है तो इनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों का केस कर दो ना, यूएपीए में ले जाओ इनको जेल, साबित कर दो कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, साबित कर दो कि राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक वर्ड
कि राहुल गांधी जो है डेंजरस हो गए हैं इस देश के लिए। अगर राहुल गांधी डेंजरस हैं, खतरनाक हैं, तो राहुल गांधी को जेल में डालो ना। एक सवाल तो ये भी उठता है राजीव जी, अगर ये गलत है, अगर ये प्रदर्शन गलत है, बीजेपी जिस तरीके से सड़कों पर निकल रही है, तो क्या वो गलत नहीं था जो राहुल गांधी को धमकी दी गई, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत वाजिब सवाल है। ओम बिरला का चेला है वो जी। ओम बिरला का समर्थक है। जहां जहां ओम बिरला जाते हैं बिल्कुल उनके पीछे नजर आता है। वो सारी तस्वीरें हम लोगों ने देखी हैं। और वो करनी सेना का भी अपना कार्यकर्ता बताता है और सीधे बोलता है कि घर में घुस के गोली मारेंगे। सीधे बोलता है कि 25 सांसद उनके साथ, एक नहीं मतलब 25 सांसदों को धमकी दी जा रही है और साफ साफ धमकी, और ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि किसी से छुपा हुई है, और उसके बाद भी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। वही तो उसको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन आप, वही तो दिक्कत है कि सत्ता पक्ष का अगर कोई हो, यहां आप मॉब लिंचिंग कर दें, यहां पर आप मुस्लिम समुदाय के ऊपर तमाम तरह के हमले करें, सब कुछ करें, तो सब जायज है, क्योंकि सत्ता पक्ष है। चाहे मध्य प्रदेश की बात, जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, वहां देखिए किस ढंग से आफत वाली हालत बनी हुई है। लेकिन वहां आपके लिए कुछ नहीं। लेकिन जब आप यहां विरोध प्रदर्शन अगर होता है तो सीधे राहुल गांधी इसके करता धरता है, राहुल गांधी ही सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं तो वही बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी को गोली मारने की बात जो कह रहा है उसको आप छोड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कुछ नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं कि आपने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया है, आप वेट क्यों नहीं कर लेते? उस समय आपको वेट करना चाहिए था ना। आपको माला पहनने में ज्यादा अच्छा लग रहा था कि आप संसद परिसर में जाकर एनडीए के सांसदों से माला और स्वागत करवा रहे थे कि हाँ 18% करवा दिया, 18% करवा दिया। तो ये सब है। और इन सब के बीच कांग्रेस के अलग अलग नेता भी इस पर पलटवार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने जो है उनका भी बयान आया है ट्रेड डील को लेकर, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल वैश्विक टैरिफ 10% का लगाया। मतलब अमेरिका में आने वाले हर सामान पर 10% टैरिफ लगेगा। इसका सीधा और सिंपल मतलब है कि हिंदुस्तान पर 10% टैरिफ लगेगा, वो 18% नहीं लगेगा जो ट्रेड डील में तय हुआ था। आपको याद होगा फरवरी की शुरुआत में इंडिया अमेरिका ने एक ट्रेड डील तय करी थी जिस पर भारत पर 18% टैरिफ लग रहा था, 3% से बढ़कर, और हमने अमेरिका पर 0% टैरिफ लगाने का वादा किया था। हमने अमेरिका से वादा किया था $500 बिलियन की तमाम चीजें खरीदने की, जिसमें कि कृषि की चीजें भी शामिल है। हमने अमेरिका से वादा किया था कि हम रूस से सस्ता तेल ना खरीदकर अमेरिकन और वेनेजुएलन तेल खरीदेंगे। आपको याद होगा ये सब हमने फरवरी की शुरुआत में किया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अमेरिका में आया है उसके बाद हिंदुस्तान को सिर्फ 10% टैरिफ देना होगा। तो इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, ऐसी क्या जल्दी थी कि नरेंद्र मोदी जी ने बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वेट किए जल्दबाजी में यह डील साइन करी? महीनों से यह डील पड़ी हुई थी। 30 मिनट की कॉल पर इतना आत्मसमर्पण करके इसको साइन करने की क्या जरूरत थी? हमने अमेरिका की चीजों पर 0% टैरिफ लगाना क्यों माना? हमने क्यों यह वादा किया कि हम $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेंगे, जिससे कि हमारा ट्रेड सरप्लस, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे? हमने क्यों यह माना कि हम रूस से सस्ता तेल ना खरीद के अमेरिका से खरीदेंगे, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया? हमने क्यों अपना पूरा का पूरा डेटा थाली में लगाकर अमेरिका को सौंपने का वादा किया? इन सब सवालों का, और हम एक बात और सवाल है कि हम 3% से जो टैरिफ 18% पे बढ़ा था, 6 गुना, उसकी खुशी मना रहे थे। क्या मूर्खता कर रहे थे हम? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, और वो जवाब है इस देश का कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री। जब नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों का नाम एप्स्टीन की फाइल में आने लगा तो वो घबरा गए और सीधे डोनाल्ड ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गए। मोदी को यह भी डर था कि उनके मित्र गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका में कानूनी शिकंजा वो कसता जा रहा था। इससे मोदी भयभीत थे, और इसलिए उन्होंने अमेरिका के सामने भारत के किसानों के, भारत के भविष्य की, भारत की एनर्जी की, भारत के डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबकी बलि चढ़ाकर एक ऐसी ट्रेड डील करी जो भारत के लिए हानिकारक है। वरना कोई भी यह बात पूछेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के लिए क्यों नहीं रुके? आपने इतना कुछ गवा दिया ट्रेड डील में अमेरिका के हवाले से, यह आपने क्यों किया? आपने देश की साख और देश की इज्जत के साथ साथ देश के भविष्य का समझौता क्यों किया? देश को दांव पर क्यों लगाया?
तो सुना आपने कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े कर दिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक के लिए क्यों नहीं रुके। आपने भारत के भविष्य का है ना, एक तरीके से अमेरिका के सामने आपने घुटने टेक दिए हैं, उनके सामने रख दिया है, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इस तरीके का बयान जो है सुप्रिया श्रीनेत ने दिया है। वहीं और भी कई नेताओं का बयान आया है। जयराम रमेश जो है उन्होंने पीएम मोदी से 3 सवाल किए, साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जो है वो भी दिखाया कि क्या कुछ लिखा था ट्रंप ने उस ट्वीट में, और उसको दिखाते हुए उसके हवाले से पीएम मोदी से सवाल किए हैं। क्या कुछ कहा है जयराम रमेश ने, सुन लेते हैं। ये गले की फांसी बन गई है और हमारे प्रधानमंत्री से 3 सीधे सवाल हैं। देखिए, ये रहा राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट, इन्होंने पोस्ट किया 2 तारीख यानी फरवरी 2 को 10:30 बजे रात भारतीय समय के अनुसार। और इसमें राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं, आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रेस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्रीड टू अ ट्रेड डील। इसका मतलब क्या है कि मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूं, मैं उनको सम्मान देता हूं, पर उनके निवेदन के अनुसार, उनके कहने के अनुसार तत्कालीन इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ये ट्रेड समझौता कर रहे हैं। यानी कि 2 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को मजबूर किया ये ट्वीट करने के लिए। और क्यों? 2 तारीख को क्या है, 2 तारीख का महत्व क्या है? 2 तारीख दोपहर को राहुल गांधी के भाषण से, लोकसभा में जो उनका भाषण था, उससे घबरा गए, भौखला गए, हेडलाइन डाइवर्ट करना चाहते थे, न्यूज जो समाचार है उसको डाइवर्ट करना चाहते थे, ध्यान हटाना चाहते थे, और ट्रंप को कहा इसको फौरन अनाउंस कीजिए। ये तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, एट हिज रिक्वेस्ट। आप जानते थे कि यूएस सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने वाला है। 2-2.5 महीने से उम्मीदें थी कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, पर आपने जल्दबाजी क्यों की 2 तारीख को? तो हमारा सीधा सवाल प्रधानमंत्री से पहला सवाल ये है, जल्दबाजी 2 तारीख को क्यों की? आपने राष्ट्रपति ट्रंप को क्यों कहा कि इसकी घोषणा करो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कहते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, सारी टैरिफ रणनीति रद्द कर दी है यूएस सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक ढंग से। 6 न्यायाधीशों ने कहा है कि यह गैर कानूनी है, अमेरिका के कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पर उसमें उसके बाद में राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ संशोधन किया, 18% को 10% किया। अभी जो हमने 6 तारीख को जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है, जिसको कहा गया है ये फ्रेमवर्क फॉर इंटरिम एग्रीमेंट, इसमें एक प्रावधान है, यह कहता है in the event of any changes to the agreed upon tariffs of either country, the United States and India agree that the other country may modify its commitments. इसका माने क्या है? यानी कि अगर एक देश या अमेरिका या भारत टैरिफ बदलता है, जो समझौता हो गया है, जिस पर सहमति बन गई है, अगर उसमें वो बदलाव लाएंगे तो दूसरे देश को अधिकार है अपने टैरिफ बदलने का। तो हमारा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ बदल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसके बाद उन्होंने नया टैरिफ की घोषणा की है। क्या प्रधानमंत्री साहस दिखाएंगे और कहेंगे कि पहला पॉइंट जो है इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में, जो हमने आयात उदारीकरण किया है कि कृषि पर जो टैरिफ हम आयात कर लगाते हैं और हमने कहा, वादा किया अमेरिका को, उसको घटाएंगे या हटाएंगे? तो सुना आपने कि जयराम रमेश ने ये साफ साफ कहा है कि ये जो ट्रेड डील साइन की गई ये सिर्फ एक हेडलाइन मैनेजमेंट था, और इससे पहले भी कई इस तरीके के हेडलाइन मैनेजमेंट देखी जा चुकी है, क्योंकि बीजेपी इस चीज में एक्सपर्ट हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हेडलाइन मैनेजमेंट इससे पहले भी और कई जगह पे देखा गया। लेकिन ये बहुत मजेदार है जो अभी जयराम रमेश कह रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे साथी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि 2 तारीख को राहुल गांधी, 2 फरवरी को राहुल गांधी भाषण देते हैं और जहां वो नरवणे की किताब दिखाते हैं, लेकिन 2 तारीख की शाम को अचानक आनंद फानंद में एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर हम व्यापार समझौते को तत्काल लागू करने पर सहमत हुए हैं।
देखिए, पीएम मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण उनके अनुरोध पर, यानी मोदी के अनुरोध पर, हम व्यापार समझौते को तत्काल लागू करने पर सहमत हुए हैं। 2 तारीख दोपहर को राहुल गांधी ये कह रहे थे अभी जयराम रमेश कि 2 तारीख को दोपहर राहुल गांधी ने लोकसभा में भाषण दिया। उस भाषण से नरेंद्र मोदी घबरा गए और सुर्खियों पर से ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि सुर्खियां ये बनता, लेकिन सुर्खियों से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने साफ साफ अनुरोध किया वहां डोनाल्ड ट्रंप को कि इस व्यापार समझौते को तत्काल, जिस व्यापार समझौते के लिए 6 महीने से नेगोशिएशन पे नेगोशिएशन कर रहे हैं आप, मोदी सरकार नेगोशिएशन कर रही है, किसान यहां विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप आनंद फानन में उसको कैसे कर दे रहे हैं। जो अभी आप हेडलाइन मैनेजमेंट की बात कर रही थी, कई ऐसे मौके आए हैं जिसमें ये हेडलाइन मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यानी हेडलाइन मैनेजमेंट क्या होता है, अखबारों की सुर्खियां कल क्या बने, मीडिया में टेलीविजन चैनल्स हम लोग यहां पर क्या दिखाएं, क्या बात करें, यही हेडलाइन मैनेजमेंट होता है और इसमें यह सरकार माहिर हो चुकी है। मुझे याद है कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग चल रही थी, पहली मीटिंग उनकी हुई थी, इंडिया गठबंधन बना था, जो इंडिया नाम नहीं था, लेकिन विपक्ष का एक गठबंधन बनेगा, नाम क्या आएगा वो बाद में तय होगा। पहली बैठक लालू यादव और उसमें नीतीश कुमार भी थे उस समय, चूंकि नीतीश कुमार उस समय इधर थे इस खेमे में और सरकार में वहां पर तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार सीएम थे। पहली बैठक इनकी हुई थी, इस विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई, उसके बाद दूसरी बैठक जो है बेंगलुरु में हुई, उसके बाद फिर तीसरी बैठक मुंबई में, और तीसरी बैठक जो मुंबई में हुई उस बैठक में यह तय किया गया कि इसका नाम क्या होगा हमारे गठबंधन का। और उस नाम में यहां पर जैसे नाम आता उससे पहले वहां एक नया यहां पर शिगुफा यह छोड़ा गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। यानी अब चर्चा इस नाम पे ना हो, इंडिया नाम पे ना हो, चर्चा हो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, यानी एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो, और उसको लेकर पूरी की पूरी टीम तैयार कर दी गई। उसमें रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अपने, उनको उसका अध्यक्ष बना दिया गया, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई, सब कुछ। तो ये सरकार लगी रहती है कि किसी भी ढंग से विपक्ष की बातें मीडिया में ना आए, उसको कैसे रोका जाए, और इसलिए ये हेडलाइन मैनेजमेंट। और इसीलिए 2 तारीख को जब राहुल गांधी भाषण देते हैं जिसमें जनरल नरवणे एमएम नरवणे की किताब का जिक्र आता है, कैसे आप डोकलाम में आपने क्या गड़बड़ियां की, कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2.5 घंटे बाद कहा कि जो उचित समझो वो करो, इन सब चीजों से रोकने के लिए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं आंचल की, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी आप हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश करें, लेकिन फाइनली होता यही है कि आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का जमाना है, कहीं ना कहीं से बातें आ जाती हैं और वो बातें यहां भी आई। इसलिए जयराम रमेश जिन चीजों का खुलासा कर रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन इन बातों को बार बार रिपीट करने की जरूरत भी है। कांग्रेस पार्टी को यही काम करने की जरूरत है जो आपने अभी सुप्रिया श्रीनेत को दिखाया, जो अभी आपने जयराम रमेश को दिखाया। ऐसे और भी दूसरे जो नेता, पवन खेड़ा जैसे अपनी बात रखते हैं, जो कह रहे थे खाए पिए कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, यानी 12 आने के, उस जमाने में आना चलता था, आना पैसा चलता था, तो उस आने की बात जो पुराने जमाने की बात है, अब आना नहीं, अब तो पैसा भी नहीं चलता और ना ही 1 रुपए कोई लेता है। 10 रुपए से नीचे कोई बात, एक भिखारी भी नहीं लेता आपसे 1 रुपए, वो भी कहता है 10 रुपए दे दो बाबा, क्या दे रहे हो। तो इसलिए क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया है, आज 90 रुपए से ज्यादा कीमत हो गई है $1 की अपने यहाँ, तो समझ सकती हैं कि क्या है। और अमेरिका इन चीजों में हमको दबाए जा रहा है और नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने दबे जा रहे हैं। तो इसलिए तो यूथ कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। क्यों कह रहे हैं? अगर आप किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके सामने झुके हुए हैं, उनकी बातों को मान रहे हैं, तो इसका मतलब आपने आत्मसमर्पण कर दिया, कॉम्प्रोमाइज, सरेंडर, जिसको सरेंडर कहे, नरेंद्र सरेंडर जो नारा दिया था, उसी नारे को थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसलिए इन चीजों को समझने की जरूरत है। और यहां पर ऐसी चीजें, ये विरोध प्रदर्शन की जो बातें होती रही हैं, ये विरोध प्रदर्शन की बातों को और इन चीजों को, किसानों के आंदोलन को आपने देखा, 13 महीने किसानों का आंदोलन चला, उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया, उनको मवाली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, उनको नक्सली कहा गया, सब कुछ कहा गया। ग्रेटा थनबर्ग, बहुत बड़ी आज की तारीख में, एक छोटी थी उस समय, 15-16 साल की थी ग्रेटा थनबर्ग, और या 17-18 साल की होगी। उस लड़की के खिलाफ, उसने भी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर दिया था, तो उसके खिलाफ यहाँ FIR दर्ज करवा दिया आपने। तो
ये जो पर्यावरण के लिए सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करती है। तो आप ये सब कर रहे हैं, इस देश में एक्टिविस्टों के लिए जगह नहीं है, उनको आप अर्बन नक्सल कहते हैं। जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उनके विरोध के स्वर को, उनके विरोध के सुर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई मोदी तेरी कब्र खुदेगी अगर कह दिया तो आपको बुरा लग जाता है, लेकिन मोदी मुर्दाबाद आप अगर कहे या सरकार मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं। तो ये एक तरह से जो हमारे देश में एक परंपरा रही, एक परिपाटी रही विरोध प्रदर्शन की, उसको खत्म करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत एक साजिश रची जा रही है। और इसमें कब तक कहां तक सफल होती है सरकार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी में अभी मुक्तेश्वरानंद भी हैं, शायद उनकी बाइट भी आ गई। जी बिल्कुल, उनका भी बयान आया, क्योंकि जिस तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। टकराव जो है सत्ता पक्ष के बीच में और अभी मुक्तेश्वरानंद के बीच में बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बीच उनका बयान आया है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होके कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। ठीक है, इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए। और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको पेश करेंगे। ऐसी क्या बात है, हम थोड़े आदित्यनाथ है कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है। और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। क्या किस बात की चिंता। ठीक है। और गौ माता का आशीर्वाद है, गौ माता के लिए निरंतर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिना डरे बिना भय खाए, और बढ़ते रहेंगे। आप कैसे चुप करा लोगे। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। तो सुना आपने कि किस तरीके से शंकराचार्य ने साफ कह दिया है कि उनको न्यायपालिका पर भरोसा है और वो योगी आदित्यनाथ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने साफ ये कर दिया है कि उनके ऊपर जो मुकदमा है वो चलवाएं, वो उसका सामना करेंगे बिना डरे। बिल्कुल बिना डरे कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं योगी आदित्यनाथ नहीं हूं जो अपना मुकदमा उठवा लूं, खत्म करवा लूं। आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी जब वो सांसद थे और लोकसभा में जब वो थे, और उस समय वो उन्होंने रोते कहा था कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया है, मुझे लोग जेल में डाल देंगे, मेरे ऊपर साजिश रची जा रही है। और वो प्रोटेक्शन मांगने लगे वहां आसंदी पर बैठे लोकसभा अध्यक्ष से। तो ये तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें आ जाएंगी। और इसके बाद जब वो सीएम बनते हैं तो अपने ऊपर जितने मुकदमे थे उन्होंने वापस करवा लिए, सीएम बन गए, मुकदमे वापस हो गए। तो अब इसलिए यहाँ कटाक्ष करते हुए योगी आदित्यनाथ पर यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद